वेलकम टू फैंटास्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और ये वीडियो एक 3 वीडियो सीरीज का पार्ट है जिसमें हम बेस्ट 3 डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हाई ग्रोथ के साथ बहुत स्टेबल कंपनीज हैं। ये स्टॉक्स आपको 10% डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा देते हैं और एक बहुत अच्छा सोर्स है मार्केट की अनसर्टेनिटी को बैलेंस करने के लिए। और ये स्टॉक्स काफ़ी अंडर वैल्यूड भी हैं। इस वीडियो में हम पहले स्टॉक से स्टार्ट करेंगे जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या पीएफसी, और इसका हम डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी है जो इंडियन पावर सेक्टर को लोन्स प्रोवाइड करती है। कंपनी नोडल एजेंसी भी है रीमैप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम्स की और बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर भी है इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की। कंपनी का रोल सिर्फ पावर सेक्टर को फाइनेंसिंग तक नहीं है और कंपनी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज जैसे ई मोबिलिटी, एनर्जी स्टोरेज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फंडिंग प्रोवाइड करती है। कंपनी का 20% का मैसिव मार्केट शेयर है। पीएफसी ने 2019 तक 3000 मेगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को ऐड करने का टारगेट रखा था और वो उससे 3 गुना एक्सीड करके 9000 मेगावाट को अचीव किया। कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी लोन बुक पिछले 5 सालों में 46% के CAGR से ग्रो हुई है। FY21 में कंपनी ने 1.34 लाख करोड़ का लोन सैंक्शन किया था और 79,000 करोड़ से ज़्यादा का डिसबर्समेंट भी किया आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर में। अगर इंडिया का एनर्जी मार्केट देखें तो इंडिया ने टारगेट रखा है 2030 तक अपने 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड करने का, और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी प्रोग्राम भी रन कर रही है जिसका टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी अचीव करना 2022 के एंड तक और 450 गीगावाट 2030 के एंड तक। तो देखते हैं कितना अचीव हो पाता है। कंपनी का नेटवर्थ पिछले साल 52,363 करोड़ रुपीस था जो कि 16% से इंक्रीज हुआ। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम भी 12,951 करोड़ रुपीस थी जो कि 28% से इंक्रीज हुई। कंपनी का एनपीए 2.09% पे स्टैंड करता है और ये 1.71% से कम हुआ है। कंपनी ने 25% अपने स्ट्रेस्ड लोन बुक का एसेट्स को रिजॉल्व किया है जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने हाईएस्ट लोन्स को डिसबर्स किया था जो कि 88,302 करोड़ था जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 30% ज़्यादा था। वहीं नेट प्रॉफिट भी 8,444 करोड़ था जो कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा था। कंपनी की ईपीएस ग्रोथ लगभग 27% से हो रही है। पीई रेशियो करेंटली 3 पे स्टैंड करता है और अगर 5 ईयर का पीई रेंज देखें तो 4 से 26 के बीच में है। आरओई 16% पे है। कैश फ्लो नेगेटिव में है। ये इसलिए है क्योंकि चेंज इन वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है एनबीएफसी का। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो ये रफली 30,000 करोड़ पे स्टैंड करता है। वहीं सेल्स अगर आप देखें तो ये रफली 40,000 करोड़ पे स्टैंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना कम है जबकि सेल्स बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी के 116 करोड़ शेयर्स मार्केट में फ्लोट हैं। 245 फंड्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और लगभग 80 करोड़ शेयर्स उनके पास हैं। कंपनी 11.26% का डिविडेंड यील्ड देती है। वहीं बुक वैल्यू 0.57 टाइम्स है। डेट टू इक्विटी देखें तो कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेट है। 481% का डेट है कंपेयर टू इक्विटी। कंपनी बहुत ही लो फ्लक्चुएट करती है मार्केट में और इसका बीटा सिर्फ 0.99 है। चलिए कंपनी का कस्टमर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो कंपनी अपने लोन्स को 90% गवर्नमेंट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहीं 10% प्राइवेट सेक्टर में। ये FY21 का डेटा है। वहीं अगर स्कीम वाइज देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 59% लोन रहता है, वहीं जनरेशन के लिए 34.8%, ट्रांसमिशन के लिए 6% और अदर्स के लिए 0.2%। कंपनी की अगर लोन बुक देखें तो एसेट वाइज में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर को एसेट्स लोन दिए गए हैं जो कि 84% है, वहीं प्राइवेट सेक्टर में 16% दिए गए हैं। स्कीम वाइज अगर देखें तो जनरेशन में 51% का लोन डिस्ट्रीब्यूशन है, वहीं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 38% का है। रिन्यूएबल का शेयर 10% का है और अदर्स का 1% का। कंपनी को इंटरनेशनल एजेंसीज ने बहुत हाई रेट किया है जो कि फिच की BBB रेटिंग विथ नेगेटिव है और मूडीज का Baa3 रेटिंग है। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसीज ने इसको हाईएस्ट रेट किया है AAA रेटिंग के साथ। चलिए कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी कैपिटल से। तो पिछले 5 सालों में इक्विटी कैपिटल कंसिस्टेंट रही है, कोई भी नया शेयर इशू नहीं किया गया। रिजर्व्स और सरप्लस देखें तो ये कंटिन्यूसली बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं
और FY21 में लगभग 50,000 करोड़ पे स्टैंड करते थे। कंपनी की बोरोइंग्स दो जगह से आती हैं, मोस्टली डोमेस्टिक और फॉरेन बोरोइंग से। तो डोमेस्टिक बोरोइंग से 2,75,000 करोड़ रुपीस बोरो किए गए थे, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लगभग 50,000 करोड़ बोरो किए गए थे। इसको हम डिटेल में 1 मिनट में देखेंगे। सैंक्शंस की बात करें तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और FY21 में 1.66 लाख करोड़ रुपीस सैंक्शन किए गए थे, वहीं उसमें से 88,302 करोड़ रुपीस डिसबर्स भी किए गए। कंपनी की टोटल इनकम 37,767 करोड़ पे स्टैंड करती थी, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,444 करोड़ पे था। कंपनी के सिर्फ 483 एम्प्लॉइज हैं और ये पिछले 5 सालों में इंक्रीज नहीं, इनफैक्ट डिक्रीज ही हुए हैं। कंपनी की लोन एसेट बुक 10.85% के CAGR से ग्रो हुई है पिछले 5 सालों में, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर देखें तो ये कम हुआ है कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है और करंटली ये 7.48% पे स्टैंड करता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 41.17% के CAGR से पिछले 5 सालों में ग्रो हुआ है। FY21 में कंपनी की एसेट क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई थी, जहां कंपनी ने 6,844 करोड़ के स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजॉल्व किया था, जो लगभग 25% है कंपनी के स्ट्रेस्ड एसेट बुक का। कुछ मेजर एसेट्स जो रिजॉल्व हुए थे वो है RKM पावर जेन, SR ट्रांसमिशंस, सुजलॉन एनर्जी, जल पावर। इससे कंपनी का NPA लेवल लोएस्ट पहुंच गया था पिछले 5 सालों में और करंटली ग्रॉस NPA 5.7% पे स्टैंड करता है और नेट NPA 2.09% है। दो और प्रोजेक्ट्स एडवांस्ड स्टेजेस में हैं रिजॉल्व होने के और जल्दी ही हमें न्यूज़ मिल सकती है। चलिए अब देखते हैं कंपनी बोरो कहाँ से करती है। तो डेट सिक्योरिटीज़ में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ये डेट सिक्योरिटीज से ही बोरो करते हैं, जहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन आता है बॉन्ड्स या डिबेंचर से। FY21 में टैक्सेबल बॉन्ड्स कंपनी ने 1.86 लाख करोड़ के रेस किए थे, वहीं टोटल डेट सिक्योरिटीज 2.42 लाख करोड़ की थी, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी इंक्रीज हुई थी। ज्योग्राफीज के हिसाब से देखें तो इंडिया से सबसे ज़्यादा डेट सिक्योरिटीज रेज की जाती हैं, जो 2.11 लाख करोड़ पे स्टैंड करती है। फॉरेन डेट सिक्योरिटीज 30,000 करोड़ पे स्टैंड करती है। कंपनी डेट सिक्योरिटीज के अलावा भी कुछ एक जगह से पैसा रेज करती है, तो वो भी देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा उसके डेट सिक्योरिटीज के अलावा रुपी टर्म लोन से रेज किया जाता है, जो कि FY21 में 53,598 करोड़ पे स्टैंड करता था। सिंडिकेटेड फॉरेन करेंसी लोन्स भी 18,813 करोड़ पे स्टैंड करता था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम था। टोटल बोरोइंग्स अगर देखें अदर देन डेट सिक्योरिटीज तो वो 80,000 करोड़ के आसपास हैं। ज्योग्राफीज में 62,000 करोड़ इंडिया से रेज किए गए थे और आउटसाइड इंडिया 18,821 करोड़ रुपीस रेज किए गए। चलिए अब इंडिया की पावर इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं। तो इंडिया में पावर इंडस्ट्री एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी की, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑफ जनवरी 2022 लगभग 400 गीगावाट पे स्टैंड करती है। इंडिया की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और पर कैपिटा यूसेज भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और एस्टिमेटेड है ये 2022 में 1894 टेरावाट आवर्स तक पहुंच जाएगा। FY23 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और $2.57 बिलियन की PLI स्कीम भी अनाउंस की है फॉर इफिशिएंट सोलर मॉड्यूल्स। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेडिक्ट किया है लगभग $330 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी रिन्यूएबल सेक्टर में 2030 तक। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की अगर बात करें तो 100% FDI अलाउड है पावर सेक्टर में और बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो कि इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम और भी बहुत सारी। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 से जो 2025 तक चलने वाला है, उसमें पावर सेक्टर को 24% एलोकेट किया गया है, जो कि एक मैसिव मैसिव अमाउंट है। टोटल FDI इनफ्लो भी पावर सेक्टर में 15.84 बिलियन पे था 2020 से दिसंबर 2021 तक। इंडिया की इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी 6.39% के CAGR से पिछले 5-6 सालों में ग्रो हुई है, वहीं जो डिमांड है वो आउटपेस कर रही है जनरेशन को 7% के CAGR से। इंस्टॉल कैपेसिटी अगर डिफरेंट सोर्सेज की बात करें तो FY22 तक थर्मल पावर से 234.44 गीगावाट जनरेट होता है, रिन्यूएबल से 103, हाइड्रो से 46 और न्यूक्लियर से 6.78 गीगावाट जनरेट होता है। देखते हैं 2022 के एंड तक रिन्यूएबल सोर्सेज 175 गीगावाट के टारगेट को अचीव कर पाते हैं या नहीं। इसके साथ ही अगर इंडिया को डीकार्बोनाइज करना है अपना एनर्जी कंजम्पशन, तो IBF की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को 30 टाइम्स इंक्रीज करना होगा अपना रिन्यूएबल एनर्जी, 30 टाइम्स इंक्रीज करना होगा न्यूक्लियर एनर्जी और डबल करना होगा थर्मल एनर्जी। तब कहीं जाके 70% एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं वो कार्बन फ्री होगी। अगर ऐसा होता है तो पावर सेक्टर से ज़्यादा पोटेंशियल किसी भी सेक्टर में नहीं है इंडिया में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी पिछले 6-7 सालों में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। ये डिमांड को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में पुश करेगा। गवर्नमेंट की बहुत ही सारी स्कीम्स हैं जो कि पावर सेक्टर और इनफैक्ट रूरल इंडिया में पावर पहुंचाने का काम करने के लिए बनाई गई हैं, जैसे सौभाग्य स्कीम, उजाला स्कीम और उदय स्कीम। चलिए कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र डालते हैं। तो पिछले 6-7 क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। दिसंबर 2021 में थोड़ा सा काम हुआ था और अभी Q4 की रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो हर एक क्वार्टर में पिछले 6-7 क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखें कंपनी की तो रेवेन्यूज पिछले 5 सालों में 6.5% के CAGR से इंक्रीज हुए हैं। वहीं एक्सपेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं 16.5% के रेट से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 5.6% के CAGR से इंक्रीज हुआ है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.4% के CAGR से। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये भी 6.7% के CAGR से कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखें तो शेयर कैपिटल कंसिस्टेंट है पिछले 5 सालों में। रिजर्व्स और सरप्लस करेंटली 50,000 करोड़ पे स्टैंड करते हैं। करंट लाइबिलिटीज 87,000 करोड़ की हैं। वहीं करंट एसेट्स लगभग 3,87,000 करोड़ के हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बहुत ही कम है कंपनी के साइज को देखें तो। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो FY21 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 करोड़ पे स्टैंड करता था। वहीं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज -17,514 करोड़ था। ये नेगेटिव क्यों था? क्योंकि NBFCs में नेट वर्किंग चेंज कैपिटल काफी ज्यादा होता है जो कि नेक्स्ट ईयर की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। वहीं कंपनी ने 20,000 करोड़ का फंड्स रेज किया था और 880 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कंपनी के पास 3700 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अभी एग्जिस्ट करता है। चलिए अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे नजर डालते हैं। तो कंपनी का ईबिट मार्जिन लगभग 88.49 पे स्टैंड करता है जो कि मैसिव है और पिछले कई सालों से ये कंसिस्टेंट भी है। प्री टैक्स मार्जिन और आफ्टर टैक्स मार्जिन भी देखें तो ये भी बहुत हेल्दी नंबर पे दिखाई देते हैं। ROCE अगर देखें और ROE भी देखें तो ये 11 और 16% पे स्टैंड करते हैं जो पिछले सालों के कंपैरिजन में इंप्रूव हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी अगर परसेंटेज देखें तो कंपनी के पास काफी ज्यादा लोन है जिसकी वजह से ये रेशियो काफी ज्यादा दिखाई देता है। सेल्स भी अगर देखें तो पिछले सालों के कंपैरिजन में कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है। आप देख सकते हैं 2007 में सिर्फ 3800 करोड़ की सेल्स थी और अभी उससे 10 गुनी हो चुकी है। नेट इनकम भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है जो कि बहुत अच्छी बात है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 198 पे स्टैंड करती है जो कि शेयर प्राइस से भी लगभग 1.5 गुना है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखें तो ये भी ठीक ठाक लेवल पे है। एसेट टर्नओवर परसेंट भी 9.62 पे स्टैंड करता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 1.44 पे है जो कि काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी इतना ज़्यादा डिविडेंड देने के बाद 11% का डिविडेंड यील्ड होने के बाद भी सिर्फ 25% पे स्टैंड करता है जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी 75% अपना प्रॉफिट को रिटेन करती है और री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में। करंट रेशियो 4.45 पे है जो कि अगेन बहुत अच्छा है। क्विक रेशियो भी बहुत अच्छा है 4.45 पे। चलिए कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 55.99% की शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 13.07% की होल्डिंग है जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, सिर्फ 0.35% की। FII के पास 16.76% की शेयर होल्डिंग है जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के पास सिर्फ 0.15% की शेयर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 7.28% की और अदर्स के पास 6.4% की शेयर होल्डिंग है। यहाँ पे आप कुछ एक स्टार इन्वेस्टर्स देख सकते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है कंपनी की। चलिए देखते हैं कंपनी NSE पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये डेटा 8 मई का है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2007 से लेकर 2022 तक कंपनी एक रेंज बाउंड मोशन में मूव कर रही है। पहले इसका रेंज बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी धीमे धीमे कंसोलिडेट होकर काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन इसका जो बॉटम है ये काफ़ी लिमिटेड है और लगभग 70 से 80 रुपए पे स्टैंड करता है। चलिए कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एस्टिमेटेड है कि अगले एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 165 के आसपास को टच करेगा। वहीं EPS अगर देखें तो 2024 तक 47 रुपीज़ पे स्टैंड करने के चांसेस हैं जो कि लगभग 8 से 12% के रेट से ग्रो होगा। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्विटर पे फॉलो भी करें। कंपनी एक डोमिनेंट NBFC प्लेयर है और 20% मार्केट शेयर होल्ड करती है और एक नवरत्न कंपनी भी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और बहुत ही अंडर वैल्यूड भी दिखाई देते हैं। कंपनी 10% से ऊपर का डिविडेंड देती है और कंपनी के शेयर प्राइस का डाउनफॉल भी बहुत लिमिटेड है। पावर सेक्टर इंडिया में नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाला है और कंपनी का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के पावर सेक्टर में।
प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो पावर सेक्टर एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत बड़ा लोन डिमांड करते हैं। अगर कोई भी क्लाइंट डिफॉल्ट करता है और स्ट्रेस्ड एसेट के अंदर उसकी एंट्री होती है तो कंपनी का एनपीए बहुत बढ़ सकता है, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छी बात यह है कि कंपनी अपना एनपीए को कम कर रही है। सेकंड कंसर्न ये है कि कंपनी का शेयर प्राइस हिस्टोरिकली रेंज बाउंड रहा है और फ्यूचर में स्टॉक प्राइस से गेन शायद थोड़ी सी लिमिटेड हो सकती है। थर्ड कंसर्न है कॉस्ट ऑफ लोन जो ये खुद लेते हैं। अगर वो इंक्रीज होता है तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड को भी इम्पैक्ट करेगा और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को भी। कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है पीएफसी और ओवरऑल पावर इंडस्ट्री के बारे में और इसका क्या फ्यूचर है। ये एनालिसिस पार्ट 1 था 3 पार्ट सीरीज का और जल्दी ही पार्ट 2 आएगा। थैंक यू।